ये जर्नलिज्म एथिक्स के खिलाफ है। यदि मल्लिकार्जुन खड़गे ने या राजीव शुक्ला ने या अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन शब्द का इस्तेमाल किया है तो आप भी वही करिए। और यदि उसका डेस्क वाला उसको इंडिया गठबंधन के लिख रहा है, इसका मतलब है कि आप अनैतिक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर एडिटोरियल तो कम से कम ईमानदारी से लिखा जाना चाहिए और फैक्चुअली इनकरेक्ट तो नहीं होना चाहिए। जबकि विपक्ष ने साफ साफ इलेक्शन कमीशन रूल्स 1961 का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि द रिटर्निंग ऑफिसर शैल फर्स्ट डील विद द पोस्टल बैलेट पेपर्स। पहला मतलब कंप्लीट करिए बैलेट पेपर। तो इसका मतलब ये अगर रूल बुक कह रही है तो उसको फॉलो करना चाहिए। एक 6 महीने की बच्ची को गोली लग जाती है, कहते क्रॉस फायरिंग में गोली लग गई। एक किसान तेंदुपत्ता तोड़ रहा था, पेड़ के ऊपर था, उसको वहीं मार दिया और उसकी बाद में लाश उतार के उसको नक्सलाइट घोषित कर दिया गया। ये सब चीजें हम दिल्ली खबर ही नहीं आती, कहीं नहीं, मेन स्ट्रीम में कहीं नहीं, दिल्ली लखनऊ कहीं नहीं है खबरें भाई, कहीं दिखाई नहीं पड़ा। तो ये कितनी बड़ी खबर है कि 600 कुछ बैलेट बॉक्सेस का ईवीएम मशीन का 1 by 1 डाटा, नॉट एनी फ्लोटिंग कमेंट, मतदान केंद्र क्रमांक के, पेटी क्रमांक के, इसके अंदर आपने रिकॉर्ड के अंदर ये ईवीएम मशीन नंबर लिखा हुआ है, आपके कागज में ये लिखा हुआ है, जिसके अंदर डिजिटल और न्यूमेरिकल दोनों में मिसमैच। बताइए, 600 का मतलब है पूरा इलेक्शन पलटता है। आप सोचिए, पूरा इलेक्शन पलट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट की हवा देखता है, क्योंकि उसका कंपनी में सीधे ओनरशिप नहीं होता। ओनरशिप उनकी होती है जो एफडीआई के थ्रू आते हैं, जो एफपीआई के थ्रू आते हैं, उनकी कंपनी में कोई ओनरशिप नहीं होती। वो मार्केट की वोलेटिलिटी देख करके पैसा लगाते हैं और पैसा निकालते हैं। अगर आने वाली सरकार तथाकथित रूप से इतनी स्थायी है, इतनी 400 पार 300 पार है, और अगर उन्हें लगता है कि यही सरकार आई, जिस सरकार में उन्होंने पैसा लगाया था, जिन योजनाओं के लिए, जिन नीतियों के लिए उन्होंने पैसा लगाया है, अगर वही सरकार आने वाली तो पैसा वापस लेने का क्या मतलब था? अगर आप फर्जी एग्जिट पोल निकाल रहे हैं, 2 दिन बाद काउंटिंग हो जानी, तो इससे फायदा किसको पहुंचने वाला है? क्या फायदा होगा? एक रैंडम मार्केटिंग मिलती है, पब्लिसिटी मिलती है, टीआरपी मिलते हैं, एडवर्टीजमेंट मिलते हैं, व्यूअर्स मिलते हैं, और क्या अधिकारियों को वोट डालने का भी मौका मिलता है। यदि जयराम रमेश ने आरोप लगाया है और 1-2 नहीं 150 का लगाया है, तो जाहिर है उनके पास कोई ना कोई इसके सूत्र होंगे। पर्यावरण खबर सिर्फ एक मतलब औपचारिकता है कि इनको हर 2-4 दिन में कोई खबर दे देनी है बस। वही क्या है कि जो जिस व्यक्ति के लिए पहला पन्ना रिजर्व होता है, वो आज एडिटोरियल पेज पे चला गया था, तो थोड़ी जगह खाली थी। आपका आर्टिकल भी तो उसी जो है व्यक्ति के नीचे ही छपा हुआ है दैनिक जागरण में। नहीं है, मेरा सौभाग्य एक दुर्भाग्य बता दीजिए। मैं अपने मसले पर टिका हुआ हूँ। वेटलैंड धीरे धीरे खत्म कर दिए गए और वाटर रिचार्जिंग ही खत्म हो गई। पानी बरसेगा तो जमीन के अंदर पहुंचेगा कैसे, रिचार्ज कैसे होगा? आज की तारीख में अकेले असम में 10 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं, वहां पे विस्थापन शुरू हो चुका है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में लोकतंत्र को नुकसान बहुत सारे लोगों ने किया। वहां पर क्या 1999 से एक तरीका शुरू हुआ कि हम सब लोग बैठ के एक साथ, ट्राइबल ग्रुप के लोग बैठेंगे, वो तय करेंगे कि कौन ज्यादा योग्य है या कौन किस मुद्दों पे बात करता है, और हम उसको निष्पक्ष चुन लेंगे। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। आज के अखबार में है मेरे साथ मेरे गेस्ट पंकज चतुर्वेदी जी, एनबीटी के पूर्व संपादक। नमस्कार पंकज जी, स्वागत है। पंकज जी, आज का जो कार्यक्रम है, हम लोग दैनिक जागरण के संपादकीय से शुरू करें, क्योंकि इसमें एक संपादकीय है जिसमें उन्होंने लिखा है विपक्ष का विचित्र रवैया। और इसमें जितने उन्होंने विपक्ष को जितना भी विचित्र बनाने की कोशिश की है, वो लगभग सारा एजेंडा ही लग रहा है विपक्ष के खिलाफ। मतलब विपक्ष की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के से लेकर जो भी कंसर्न थे, उन सभी को इन्होंने अफवाह बता दिया है। जैसे उदाहरण के तौर पर उन्होंने लिखा कि यह अफवाह फैलाई गई कि प्रत्याशियों के एजेंटों को मतगणना स्थल के करीब नहीं फटकने दिया जाएगा, ठीक है। जबकि जनसत्ता ये लिख रहा है कि कांग्रेस के विरोध के बाद एआरओ मेज पर मतगणना प्रतिनिधि को मिली जगह।
इसका मतलब ये है Yes. कि मतगणना प्रतिनिधि को जगह नहीं दी जा रही थी, जिस कंसर्न को अजय माकन ने उठाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और इसके बाद जगह मिली। फिर ये आगे लिखते हैं, एक जगह इन्होंने लिखा है कि पोस्टल बैलेट से संबंधित जो कंसर्न कांग्रेस ने उठाया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने, वो झूठा है, वो फर्जी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पोस्टल बैलेट की गिनती होती थी वैसे ही होगी। लेकिन अगर आप देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो 2023 की हैंडबुक है, उसमें उन्होंने 2019 का जो रूल बुक थी उससे बदलाव कर दिया है। पहले क्या था बदलाव कि किया था। हाँ, पहले पहले क्या पोस्टल बैलेट पहले काउंट होते थे। हाँ, पूरे काउंट हो जाते थे पोस्टल बैलेट, फिर 30 मिनट बाद फिर ईवीएम की काउंटिंग होती फिर थी। जनरल काउंटिंग होती थी। जी। और जो उन्होंने बदलाव किया, ये जानना जरूरी है, बदलाव ये है कि ईवीएम की काउंटिंग के 30 मिनट पहले बैलेट पोस्ट की काउंटिंग शुरू कर देनी है, और चाहे काउंटिंग खत्म हो या ना हो, ऑब्वियसली खत्म नहीं हो पाएगी, 2-3 घंटे से पहले कैसे खत्म होगी, काउंटिंग खत्म हो या ना हो, आप ईवीएम की गिनती शुरू कर दीजिए। इसी को कंसर्न बना करके विपक्ष इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गया था, लेकिन अब वो क्या करते हैं ये नहीं मालूम। क्योंकि अब देखिए एक चीज और जान के चले कि जी। पहले केवल बैलेट जो पोस्टल बैलेट्स होते थे, लेकिन जी। लास्ट इलेक्शन से बुजुर्ग, विकलांग, उनके घर जाके वोट पड़ रहे हैं, जो कई सीटों पे कई कई हजार वोट हैं। बिल्कुल। पहले तो पोस्टल बैलेट होता था 200, 300, 400, 500, लेकिन अब ये मैटर हजारों का है। देखिए आपको बताएं कि ये दुर्भाग्य है कि हमारे पास में दूरस्थ अंचलों की आवाज दिल्ली तक पहुंचती नहीं है। कल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के कांग्रेस के कैंडिडेट देवेंद्र यादव ने एक डिटेल 6 पेज का एक पत्र डीएम कलेक्टर बिलासपुर को दिया है, और उसमें बताया कि 661 ईवीएम के डेटा मिसमैच है, जिसके अच्छा। अंदर नंबर गलत है, 17C से मैच नहीं कर रहा है, और उन्होंने एक एक बैलेट बॉक्स का पूरा डिटेल दिया है कि इसमें आपका नंबर ये लिखा हुआ है, और जो यहाँ पे वो ये है, 17C में ये लिखा हुआ, ये इस प्रकार का। ये इतना बड़ा मसला है, और बहुत बड़ा। दिल्ली के अखबारों में इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। इस पर कोई खबर नहीं, इस है पर ना? कोई खबर नहीं। ऐसो मशीनें बहुत हम होती हैं। एक पत्रकार के एक पत्रकारिता संस्थान के रूप में किसी भी अखबार को कम से कम एडिटोरियल पेज पर इस तरीके की चर्चाओं से बचना चाहिए। जैसे कि मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, हरिभूमि हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे दैनिक जागरण हो, चाहे दूसरे अखबार हो, उसमें लिख रहा जा रहा है, सो एंड सो नेता का दावा, इंडी गठबंधन को 274 या 300 सीट मिलेंगी। अब ये जर्नलिज्म एथिक्स के खिलाफ है। यदि मल्लिकार्जुन खड़गे ने या राजीव शुक्ला ने या अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन शब्द का इस्तेमाल किया है, तो आप भी वही करिए। और यदि उसका डेस्क वाला उसको इंडिया गठबंधन के लिख रहा है, इसका मतलब है कि आप अनैतिक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो ये जो है पूर्वाग्रह दिखा रहा है बहुत सारी जगह, और जो आज आप देख सकते हैं, आप एडिटोरियल पेज की बात कर रहे हैं तो दैनिक जागरण आपके सामने है। इसके अलावा देश के दूरस्थ अंचलों के भी जितने दैनिक अखबार हैं हिंदी के, उसका फर्स्ट एडिटोरियल नरेंद्र मोदी के लेख का ही है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि कैसे उनने कन्याकुमारी में तप किया तो उनको इतना सारा ज्ञान मिल गया। तो ये एडवर्टोरियल पूरे देश के अखबारों में, छोटे बड़े सब में, राज एक्सप्रेस देख लें, मैं नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी, मैंने लगभग सुबह से 20 अखबार देखे हैं, पूर्वोदय असम हो, चाहे पीपुल समाचार भोपाल हो, है ना? जनसत्ता में नहीं था, जनसत्ता में नहीं। तो जनसत्ता को दुर्भाग्य होगा, वो कल इसमें माफी मांग सकता है, तो वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है।
और अंग्रेजी के अखबार भी नहीं है, अंग्रेजी के अखबारों में भी नहीं है है ना, ये। या केवल हिंदी के अखबारों में ही हिंदी। मैंने देखा। अच्छा जी अच्छा। हाँ, आप जागरण में देख रहे हैं, जागरण का फर्स्ट एडिटोरियल लेख वही हाँ, हाँ, जागरण का ये है, है। नीचे आपका तो लेख है सभी और अखबार, ऊपर इनका। हाँ, सभी अखबारों में आज जितने भी अभी तक मैंने सुबह से जितने देखे हैं, उनमें हम्म। सभी में दैनिक हिंदुस्तान में भी है। अच्छा। हाँ हाँ। तो लगभग सभी अखबारों में, प्रभात खबर में भी, हाँ, प्रभात खबर में भी है। तो पंकज तो जी, आज हमारा ये सौभाग्य। जो है, ये जो एडिटोरियल पढ़ के ऐसा लगा कि ये बाकायदा, मतलब कम से ओपिनियन में तो फिर भी चल जाता था कि आप XYZ कोई लिख देता था, आप आकर लिख देते थे, पर एडिटोरियल तो कम से कम ईमानदारी से लिखा जाना चाहिए और फैक्चुअली इनकरेक्ट तो नहीं होना चाहिए। तो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, बाकायदा फैक्चुअली इनकरेक्ट है। और इस देखो, मुद्दे पर एक एक लाइन और बोली जानी चाहिए इस पे, कि ये जो अच्छा हुआ क्या है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 66 लाख बैलेट पेपर थे, ठीक है, और ये 66 लाख ठीक ठाक नंबर होता है। मुझे लगता है कि विपक्ष का कंसर्न बहुत ये है बड़ा कि नंबर। आपने, हाँ, विपक्ष का कंसर्न ये होगा कि आपने ईवीएम की गिनती शुरू कर दी। अब जहां पर ईवीएम में आप हार रहे होंगे तो आप बैलेट पेपर में बदमाशी कर लेंगे, क्योंकि 66 लाख तो एडजस्ट ठीक कर ठाक लेंगे। नंबर है। हाँ, नहीं, 66 और लाख अब ठीक तो ठाक ज्यादा नंबर। नंबर है, इस साल अब तो ज्यादा और होगा, ज्यादा नंबर है। जी हाँ। एग्जैक्टली, इस बार ज्यादा होगा। हम्म, जबकि विपक्ष ने साफ साफ इलेक्शन कमीशन रूल्स 1961 का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि द रिटर्निंग ऑफिसर सेल फर्स्ट डील विद द पोस्टल बैलेट पेपर्स। पोस्टल पहले बैलेट पूरा पेपर्स। पहला मतलब कंप्लीट करिए बैलेट पेपर। तो इसका मतलब ये, अगर अगर रूल बुक कह रही है तो उसको फॉलो करना चाहिए, पर उन्होंने फॉलो नहीं किया और दैनिक जागरण ने हर चीज को अफवाह बना दिया। खैर, दैनिक जागरण ने तो देखिए अब इसको भी आज, अफवाह। जी। देखिए आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि काउंटिंग से पहले इलेक्शन कमीशन एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अच्छा। हाँ, तो आज है प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो क्या करते हो कल के अखबारों में आएगा। हम्म लेकिन हम्म हम्म इस पूरे चुनाव के दौरान हम्म इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी को बहुत निराश किया। पहला चीज तो है कि जब देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल स्ट्रक्चर, ह्यूमन स्ट्रक्चर बढ़ रहा हो, तब 2.5 महीने जी। तक चुनाव कराना। दूसरा, गैर वैज्ञानिक तरीके से मौसम की जानकारी होने के बावजूद भी चरम मौसम के दौरान मतदान कराना। और हम्म। तीसरा, कुछ जगह यदि किसी राजनीतिक दल ने वो चुनाव आयोग के लिए कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, किसी भी बड़े राजनीतिक दल ने यदि कोई हम्म। आपत्ति की है, तो उसका जवाब अ, अ, तिलमिलाकर, कुल मिलाकर रिएक्टिव और घटिया बिल्कुल। घटिया तरीके से देना। हम्म। तो ये इससे बहुत विश्वसनीयता पे संकट खड़ा हुआ। और हम्म हम चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन ये बात सही है कि अभी एक सर्वे पढ़ रहा था कि पिछले चुनाव की तुलना में इस चुनाव में 28% लोगों को ही चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे भरोसा है, जबकि पिछले चुनाव में ये 71% होता था। ये किसी सरकारी मीडिया लोक का नीति, एक, लोक हाँ, नीति कई, CSDS का सर्वे है सर। इसमें ये बता रहे हैं हाँ, कि सर्वे में पिछले बार 2019 में 51% लोग भरोसा करते थे सॉरी, इलेक्शन 51, और कमीशन। अब 28% हो गया अब है। 28% कर रहे हैं, एग्जैक्टली हाफ हो गया, सोचिए आप। तो संस्थाओं की इज्जत गिरना अपने आप में देश के लिए चिंता की बात है। सरकारें आएंगी, राजनीति आएगी, चलती रहेगी, लेकिन संस्थाओं की जो इज्जत गिरेगी वो एक हम्म तकलीफदेह है। और संस्थाओं में अखबार भी हैं। बिलासपुर हम्म की इतनी बड़ी खबर हम्म। जो अ, हमारे अखबारों में नहीं है। सही बात है, तो बड़ी अहम खबर है। ये, 600 से अधिक मशीनें बताई हैं आपने। जैसा आप बताइए कि अभी मैं कुछ लिख रहा था, बस्तर हम्म के जंगलों में पिछले हम्म 1 साल से एक हम्म स्थायी धरना चल रहा है, जिसमें 166 झोपड़ियां हैं। वो विशेष अनुसूची लागू करने और आदिवासी अधिकारों की बात को लेकर है, और उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। बस्तर में अभी सर्व आदिवासी समाज ने पिछले शुक्रवार को बंद रखा। जिला मुख्यालय के जगदलपुर से लेकर सुकमा, कोंडा, सभी जगह पूर्णतः बंद रहा। और सर्व आदिवासी समाज से लेकर कम से कम 5 संस्थाओं ने
जब जमीन पर जाकर देखा तो मालूम पड़ता पीडिया मुठभेड़ में 4 ग्रामीणों को मार दिया गया है, 6 नक्सली हैं। इस चीज उफ, की खबर दिल्ली हम्म नहीं आती है। एक 6 महीने की बच्ची को गोली लग जाती है, कहते हैं क्रॉस फायरिंग में गोली लग गई। एक किसान तेंदुपत्ता तोड़ रहा था, पेड़ के ऊपर था, उसको वहीं मार दिया और उसकी बाद में लाश उतार के उसको नक्सलाइट घोषित कर दिया गया। ये सब चीजें हम दिल्ली खबर ही नहीं आती कहीं नहीं, मेन स्ट्रीम में कहीं नहीं, दिल्ली लखनऊ कहीं नहीं है खबरें भाई, कहीं दिखाई नहीं है पड़ती। ना। तो ये कितनी बड़ी खबर है कि 600 कुछ बैलेट बॉक्सेस का ईवीएम मशीन का 1 by 1 डाटा, नॉट एनी फ्लोटिंग कमेंट। मतदान हम्म। केंद्र क्रमांक के, पेटी क्रमांक के, इसके अंदर आपने रिकॉर्ड के अंदर ये ईवीएम मशीन नंबर लिखा हुआ है, आपके कागज में ये लिखा हुआ है, जिसके अंदर डिजिटल और न्यूमेरिकल दोनों में मिसमैच। बताइए, 600 का मतलब है पूरा इलेक्शन पलट जाएगा, आप सोचिए। पूरा इलेक्शन पलट। अच्छा, ये और इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि हर जगह, मैं एक वीडियो देख रहा था, इमरान मसूद पिछले 2 दिन से अपने एक एक मतगणना एजेंट को 6 घंटे की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ये हर मतदान केंद्र पर बहुत गंभीरता से हो रहा है। और ये बहुत जरूरी भी है। और और ये जो बौखलाहट है, ये इसी चीज की है कि जहां जहां पर विपक्षी दल चुनाव लड़ने के बाद में मौज कर लेते थे, ढीले पड़ जाते थे, आंकड़ों पे ध्यान नहीं देते थे, वो केवल ईवीएम ईवीएम तो चिल्लाते थे लेकिन एग्जैक्ट पकड़ नहीं पाते थे कि ईवीएम में रिगिंग कैसे होती है। इस बार हम्म। उन सभी पॉइंट को चेक किया जा रहा है। हम्म। तो ये सब चीजें उभर के तभी आ रही है। सही कह रहे मुझे हैं। नहीं लगता था कि आज सभी अखबारों को नरेंद्र मोदी के लेख को फर्स्ट एडिटोरियल के रूप में इस तरीके से छापना चाहिए था। ये नहीं एथिक्स छाप, के खिलाफ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। है ना, ये और एथिक्स के उसमें कुछ खिलाफ भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं, उनकी अपनी यात्रा है। वो जो जो उन्होंने सोचा महसूस किया, वो ओपिनियन थोड़ा ना है, है। उनकी अपनी यात्रा है। इट्स नॉट एडवर्टाइजमेंट, आपने ओपिनियन, इट्स बिल्कुल सही नॉट कहा आपने। ओपिनियन। हाँ, ओपिनियन थोड़ा ना है। भाई, अरे भाई, मैं पूजा करता हूँ, मैं आस्था में रहता हूँ, मैं अपनी माँ को प्यार करता हूँ, मैं सही अपने बात गांव को प्यार करता हूँ। इट इज नॉट द मैटर ऑफ पब्लिक प्रोक्लेमेशन। ये सार्वजनिक घोषणाओं की चीजें नहीं है, ये तो स्वाभाविक और नैसर्गिक नैसर्गिक गुण है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये एग्जिट पोल के आंकड़े आए, उन पर तो कोई चर्चा करने से फायदा नहीं है, लेकिन एक खबर है जो एग्जिट पोल के आंकड़ों की पोल खोल सकती है। वो ये है कि आपने जनसत्ता में शायद पढ़ा हो कि चुनाव नतीजों में अनिश्चितता के बीच एफपीआई ने निकाले 25,586 करोड़ रुपए। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने 25,000 करोड़ रुपए निकाल लिए। 25,000 करोड़ लोगों को, हाँ, निकाले। लोगों को ये पता होना चाहिए कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर क्या होता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट की हवा देखता है, क्योंकि उसका कंपनी में सीधे ओनरशिप नहीं होता। ओनरशिप उनकी होती है जो एफडीआई के थ्रू आते हैं। जो एफपीआई जी के थ्रू आते हैं, उनकी कंपनी में कोई ओनरशिप नहीं होती। वो जी मार्केट की वोलेटिलिटी देख करके पैसा लगाते हैं और पैसा निकालते हैं। अगर आने वाली जी सरकार तथाकथित रूप से इतनी स्थायी है, इतनी 400 पार 300 पार है, और अगर उन्हें लगता है कि यही सरकार आई, जिस सरकार में उन्होंने पैसा लगाया था, जिन योजनाओं के लिए, जिन नीतियों के लिए उन्होंने पैसा लगाया है, अगर वही सरकार आने वाली, तो पैसा वापस लेने का क्या मतलब था? वापस उनको कायदे से पैसा नहीं लेना चाहिए था, लेकिन वो पैसा निकाल रहे हैं। 25,000 करोड़ रुपए ठीक ठाक अमाउंट है। लेकिन जरा सोचिए, दैनिक जागरण की आप बदतमीजी देखिए, इसको बदतमीजी के अलावा और कुछ नहीं कहा जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि आज इस बात की संभावना है, मतलब मुझे नहीं पता कि इनको कैसे पता लगता है, शेयर मार्केट के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम होता, लेकिन जागरण को पता है कि आज इस बात की संभावना है कि शेयर मार्केट उछाल मारेगा। कैसे पता है, भगवान जाने। अभी यहाँ एक खबर शायद आपने किसी अखबार में नहीं देखी होगी कि पिछले एक हफ्ते में हम्म, डॉलर की मुकाबले में रुपये की कीमत 21 पैसे और गिरी है। अब 83 अच्छा, रुपए कुछ पैसे पे हम पहुंच गए हैं। तो ये हम्म, खबर को वाइजली हटा दिया गया है। हटा दिया गया, सही बात है। मुझे ऑनलाइन ही मिली है खबर ये।
है ना। और नहीं दिखी यानी जी। या तो आप गूगल के जो डेली रेट्स है उस पे आप देख सकते हैं। हाँ हाँ अदरवाइज हाँ। हमारा जो यूरोपियन यूनियन करेंसी है या पाउंड है और स्पेशली हम्म। यूएस डॉलर, तीनों में हमारी कीमत गिरी है पिछले एक हफ्ते में। एक हफ्ते में इसका मतलब ये है कि मार्केट ठीक नहीं है। इसका मतलब ये है कि एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं वो एग्जैक्टली वैसा नहीं है जैसा बता रहे हैं। वैसे एग्जिट पोल पर आपकी क्या राय है? एग्जिट पोल ठीक है या आप एग्जिट पोल पर कोई राय नहीं देना चाहेंगे? देखिए, यदि आप डी भास्कर राव की एक किताब है, मीडिया पोल एंड सर्वे। भास्कर राव अच्छा। भारत के पहले वो लोग हैं जिन्होंने मीडिया पोल और सर्वे शुरू किया था। यदि हम उनकी किताब को और पूरे उनके एथिक्स को पढ़े तो मालूम पड़ेगा कि ये तो प्रॉपर सैंपल कलेक्शन ही नहीं है। एक सर्वे हमने इस चुनाव के शुरू के पहले किया था। हमारे फेसबुक पे 5,000 दोस्त, हमारे व्हाट्सएप के ऊपर लगभग 1,000 लोग और ट्विटर के ऊपर हजारों लोग, इन सब के विषयों में सर्वे किया था कि पिछले कुछ दिनों में क्या हम्म। आपसे कोई सर्वे एजेंसी का कोई भी व्यक्ति सर्वे के लिए सर्वे फॉर्म भरवाने फोन पर आया था। तो आप यकीन मानो हजारों लोगों में का उत्तर शून्य था। तो ये वो कौन लोग होते हैं, हाँ, जो ये लोग बात तो सर्वे में आज तक भाग तो लेते हमारे पास हैं। भी नहीं आया, कभी हमारे पास भी कोई नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आमतौर पर ये एक प्री ऑक्यूपाइड माइंड, एक रिटर्न, एक स्क्रिप्ट होती है, उसके हम्म। आसपास डेटा को क्राफ्ट किया जाता है। तभी आप देखिए कि अभी जो जी न्यूज और आज तक को लेकर आ रही है कि जहां पर वाम दल एक सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, वहां उनको 2 पे जीता हुआ दिखाया जा रहा है। जहां पे कांग्रेस 5-6 सीट पे चुनाव लड़ रही है, वहां पे 10-11 पे जीता हुआ दिखाया जा रहा है। तो ये इस प्रकार की एनोमोलीज जल्दबाजी के डेटा में आमतौर पर होती है। जब किसी राज्य में 71% मतदान हो रहा है और वहां मतदान चल रहा है और हम्म। उसके इमीडिएट 1 मिनट बाद आप वहां का पोस्ट पोल सर्वे घोषित कर देते हो, तो कैसे पॉसिबल है? नहीं जहाँ पे पॉसिबल। 71 से 75, हिमाचल में 75% मतदान हो रहा है और मतदान हम्म। हो खत्म हुआ है और तब आपने उसके प्रवचन शुरू कर दिए हैं। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है कि जब मतदान चल रहा है तब तक आप लोगों की राय भी ले लोगे, उसका एनालिसिस भी कर दोगे, टीवी पे भी दिखा दोगे? तो ये जो जो मेरी राय है कि ये मार्केट ओरिएंटेड होता है। कुछ लोगों के शेयर बढ़ाने होते हैं, कुछ के घटाने होते हैं। अब जैसे कि उस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मुंगेशपुर और नागपुर में 52 डिग्री टेम्परेचर हुआ, उसके बाद में आईएमडी ने, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोल दिया नहीं, इतना टेम्परेचर नहीं हुआ था, वो तो हमारा सेंसर खराब हो गया था। नहीं तो आईएमडी की परचून की दुकान है सर, कि मतलब एक हफ्ते बाद तो उनको अब याद आप आया कि देखिए कि इनका सेंसर खराब है। अब आप देखिए कि ये खबर गायब थी कि हाँ मेरा सेंसर खराब था। बिल्कुल। तो ऐसे इनके सेंसर खराब हो जाते हैं, है ना। सेंसर का तो ये जी। सेंसर वाला मसला है ना। नहीं मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर आप फर्जी एग्जिट पोल निकाल रहे हैं, 2 दिन बाद काउंटिंग हो जानी, तो इससे फायदा किसको पहुंचने वाला? क्या फायदा होगा एक इससे? ट्रे, एक रैंडम मार्केटिंग मिलती है, पब्लिसिटी मिलती है, टीआरपी मिलते हैं, एडवर्टीजमेंट मिलते हैं, व्यूअर्स मिलते हैं और और क्या अधिकारियों पर कुछ दबाव लोग डालने का भी मौका मिलता है? अधिकारियों पर दबाव डालने इसके का भी अंदर मौका देखिए, मिलता हर चीज के एक मेजर रोल होता है, एक माइक्रो रोल होता है, एक मैक्रो होता है। तो इसके अंदर है? मेजर तो मार्केट ओरिएंटेड होता है कि कुछ लोगों के शेयर 1 या 2 दिन रेट में निकल जाते हैं, कुछ लोगों के पैसे निकल जाते हैं, कुछ इंटरनेशनल तमाशा किस्म का होता है। भाई, यदि आप हम्म। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मिर्जापुर सीरियल पूरा देख लेते हो तो आपको क्या मिलता है? देश को कुछ मिलता है क्या? हम्म। तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म टाइप कुछ हो चुका है, क्योंकि कोई भी आज की तारीख तक टीवी पर आकर वैज्ञानिक, वो क्या आपने साइंटिफिक तरीका अपनाया है? मैंने भी सांख्यिकी को एक विषय के रूप में पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है। हम प्रोबेबिलिटी पे बात करते हैं, संभावनाओं पे बात करते हैं, लेकिन संभावनाओं की भी संभावनाएं होती, दे कैन नॉट प्रेडिक्ट, दे हम्म। कैन बी पॉसिबिलिटी। लेकिन पॉसिबिलिटी के साथ ये भी होता है कि यदि मैं अभी आपको बता रहा हूं कि वोट स्विंग्स की बात हो रही है, यदि हम्म। वोट स्विंग्स
6% हो जाएगा। तो अब सीटों का अंतर 60 जाएगा, और यदि वोट सिंह 3 और 4% हुआ तो भी 50 सीटों का स्विंग है। अंतर हो और किन्हीं जाएगा। किन्हीं राज्यों में जहां पर मतदान बहुत लो है, वहां पे स्विंग ज्यादा, यानी नंबर ऑफ सीट्स का डिफरेंस बढ़ सकता है। तो आप ±5% नहीं बोल सकते हो। सही बात है, बहुत ज्यादा भाई कर देते हैं। अंतर अंतर इतना 70 सीटों का अंतर कर दे रहे हैं प्रेडिक्शन में। आप देखिए 60 70 देखिए सीटों ना, का अंतर, मतलब पूरा खेल ही बदल जाएगा। 3% 4% स्विंग का क्या अंतर होगा। और वो सही खुद बात। बोलते हैं, बड़ा ध्यान से आप देखिए, कि इसके अंदर +10 -10 ये परसेंट है कि नंबर ऑफ सीट है। यदि 10% वेरिएशन है आपके डेटा के एनालिसिस में, तो आप कहां पे खड़े हैं? डेटा नहीं, भूसा है फिर वो। मतलब डेटा क्या हुआ, ऐसा थोड़ा ना डेटा होता है। स्टैटिस्टिक्स में भाई आप, +-2% होता है, ज्यादा से ज्यादा मैं बस। तो एरर मैं प्लस तो खुद माइनस टू चाहूंगा परसेंट कि आप अपने परिवार, अपने मित्र के मित्रों को, 5,000 लोगों के डेटा के बीच में आप सर्वे करके देख लीजिए, उनको कौन मिला है आज तक। कोई नहीं मिला। हमारी जान में किसी को कोई नहीं मिला। ये अक्सर चर्चा होती है हमारे बीच कि कोई आया क्या सर्वे करने, कोई नहीं आया सर्वे करने। नहीं, आपको कहीं मतदान के बाद आप निकले हो तो आपको कभी कोई नहीं, मिला? किसी कोई ने नहीं आपसे था। कभी बात किया? तो आप, मैं तो नेवर। लगभग 5,000 लोगों का एक सैंपल के साथ तो मैं काम कर चुका हूं इसी चुनाव में। हम्म कोई आता जाता नहीं। अच्छा पंकज जी, ये जो भाई खबर जब, है जिसमें, जी 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 जी, जी आप कुछ आप कहिए। बताइए। हाँ, अच्छा, ये एक खबर है इसमें कि जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि 150 जिलाधिकारियों को फोन किया है इन्होंने, अमित शाह ने, गृह हम्म, मंत्री की हैसियत से, हम्म, और उन पर दबाव डाला है। तो अब क्या लगता है, हम्म। इस बात में सच्चाई हो सकती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी गए, कमीशन ने कह दिया कि आप हमें जो लाइए प्रमाण ला के दिखाइए। प्रमाण कहाँ से दिखाएंगे? देखिए, ये बात तो सही है कि कांग्रेस हो या चाहे कोई भी दल हो या जागरण हम्म हो, उसको हम्म कोई भी आरोप लगाने से पहले अपने कंक्रीट तथ्यों को समेट के रखना चाहिए। यदि आपके हम्म पास तथ्य नहीं है तो आपकी विश्वसनीयता और क्रेडिबिलिटी पे संकट खड़ा होता है। तो ये तो हम्म जयराम रमेश जाने कि उनके पास में इस चीज का क्या सूत्र है। लेकिन जैसा मुझे लगता है कि यदि जयराम रमेश ने आरोप लगाया है, और हम्म एक दो नहीं 150 का लगाया है, तो जाहिर है उनके पास कोई ना कोई इसके सूत्र होंगे। तो हम्म क्योंकि मेरे पास में अभी इस प्रकार का कोई रिसोर्स है नहीं कि जो ये पता कर पाए कि उनके पास में इस डेटाबेस का क्या आधार है। लेकिन दोनों चीजें, कि यदि ऐसा हुआ है तो ये निहायत शर्मनाक है, और यदि ऐसा हम्म नहीं हुआ है तो विश्वसनीयता का संकट खड़ा हो। ये बात तो खैर है। अच्छा, एक तरफ आप एक तरफ आपने बताया, और ये खबर कहीं दिख भी नहीं रही है, जिसमें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कह रहा है कि वो हमारा सेंसर खराब हो गया था। तो ये सेंसर हाई खराब कोर्ट, हो गया था। हाँ, और ये हाई कोर्ट दिल्ली को भी नहीं बता पाया कि हमारा नहीं, सेंसर खराब हो नहीं। गया है, क्योंकि क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने आज संज्ञान लिया है और कहा है कि जो 52.3 डिग्री सेल्सियस तापमान है, ये खतरनाक है। वो बोल रहे हैं कि यदि वनों की कटाई के प्रति वर्तमान पीढ़ी का रुख उदासीन बना रहा तो राष्ट्रीय राजधानी एक दिन रेगिस्तान बन जाएगी। तो आईएमडी को इनको बता देना चाहिए था, हाई कोर्ट को, एक्चुअल कि क्या है गलत था। कि इसमें हमारा अखबार उदासीन है। अखबार हम्म इसलिए उदासीन है क्योंकि ये जो ऑब्जर्वेशन था हाईकोर्ट का, इसके पिछले हम्म शुक्रवार का था, ओह। और उसकी खबर सोमवार को छपी। भाई रविवार को तो हाईकोर्ट बंद थी और शनिवार को हाईकोर्ट बंद थी। ठीक है। हाँ, और हमारा सेंसर खराब हो गया था, ये आईएमडी ने शुक्रवार को ही बताया। तो बहुत सारे लेकिन ये लोगों के सेंसर खराब होते हैं संवेदनशील समाचारों को लेकर। तो हम्म बहुत सारे, यानी उनको लगा यार कि कुछ इसके अंदर, विश्व पर्यावरण दिवस आ रहा है तो हमको थोड़ा पर्यावरण के प्रति कुछ शब्दों को समर्पित करना चाहिए। तो उन्होंने 5 जून। इस समाचार को लगा दिया। हम्म अदरवाइज शायद ही कोई अखबार हो जिसके पास में लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट है। ये सब लोग क्या करते हैं, लाइव लॉ सरी की जो एजेंसीज हैं,
लाइव ग्लासरी की एजेंसी की उसमें से कुछ कुछ खबर उठाते हैं, तो चूंकि मोस्टली अंग्रेजी में होती है तो अनुवाद करने के लिए भी उनको फिर गूगल एआई सबकी मदद लेते हैं, और फिर तब तो फिर 2-4 दिन में सोचते हैं चलो अब आज इस खबर को लगा दिया जाए। मतलब क्योंकि कहने का मतलब मुख्य जो पर्यावरण खबर सिर्फ एक मतलब औपचारिकता है कि इनको हर 2-4 दिन में कोई खबर दे देनी है बस। वह क्या है कि जो जिस जिस व्यक्ति के लिए पहला पन्ना रिजर्व होता है वो आज एडिटोरियल पेज पे चला गया था, तो थोड़ी जगह खाली थी, तो चलो इसको तो आपका आपका आर्टिकल भी तो उसी जो है व्यक्ति के नीचे ही छपा हुआ है दैनिक जागरण पता में। नहीं है, मेरा सौभाग्य एक दुर्भाग्य है, पता नहीं है, जो ये है मैं अपने मसले पर टिका हुआ हूँ, है ना। आपका मसला बिल्कुल जबरदस्त है, और आर्टिकल मैंने पढ़ा भी आपका। आपने दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हिंडन से लेकर के आपने सारी बातें इसमें कर डाली है। लोगों को बताइए कि इस आर्टिकल में है क्या सर। भारी पड़ती जल निधियों की अनदेखी, बड़ा शानदार आर्टिकल। इसमें वो बताता हूँ कि जो इसमें नहीं है, और जो मैंने लिखा था, चूंकि अखबार का एक सीमाएं होती तो उसके अकॉर्डिंगली वो नहीं आ पाया। एक्चुअल क्या है कि WWF ने अभी एक सीरीज जारी की, उसमें बताया कि 2050 तक दुनिया के बहुत सारे ऐसे बड़े शहर हैं जिसके अंदर जीरो वाटर वाली पोजीशन हो सकती है, उसमें भारत के 30 शहर। तो उसमें कोयम्बटूर शहर के शहर भी है। अच्छा। कोयम्बटूर को मैंने स्पेशली देखा कि जो वेस्टर्न घाट का शहर हो, जिसके अंदर यानी नदियों सरिताओं की वहां पे धाराएं हैं, बड़ी कहलाने 12 तो बड़ी नदियां हैं वहां पर। हाँ, और इस बार वहां का जो 3 बड़े बांध हैं उसमें पानी का जलस्तर बहुत नीचा हो गया। तो जब हम उनको देखना शुरू करते हैं तो मालूम पड़ता है कि हमारे पास में जो तिजोरियां हैं पानी की, हम उन पानी की तिजोरियों को उसकी जमीन के लालच में चाट जा रहे हैं। ठीक है, जब हम उनको चाट रहे हैं, हमको अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो नदी है ये पानी के भाव के लिए है। ये नदी रेत के लिए नहीं है, नहीं आपको जमीन देने के लिए है। जो तालाब है आपका जल स्तर को बनाए रखने के लिए है, तरावट के लिए है, दुनिया में बढ़ती गर्मी को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन हमारे लिए तालाब जो है या तो घर का गंदा पानी डालने के लिए है, या उसके सौंदर्यीकरण के नाम पर उस पे लोहे की रेलिंग और टाइल्स लगाने के लिए है, या फिर मछली पालने के लिए है। ठीक है, तो हम किस चीज को किस काम के लिए और किस तरीके के सोचते हैं। जब हमारी ये सोच और उसकी जो प्रायोगिकता है उस पर अंतर आता है, तो हम जितने बड़े शहर हैं हम उन सबको जलहीन करते चले जा रहे हैं। तो इस लेख में मैंने यही बताया कि दिल्ली में जहां पर 700 से ऊपर तालाब हो, 27 किलोमीटर तक जहां यमुना नदी बहती हो, नजफगढ़ सरी की इतनी बड़ी वाटर बॉडी हो, और तो भी यदि हम प्यासे हैं और हमको हरियाणा या हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश से पानी मंगाना पड़ रहा है, तो हमारे कर्म खराब है। बिल्कुल है ना भाई। मैंने तो अपने घर में जो टंकी थी जिसने मुझे पानी संभाल के रखना था, उसमें तो मैंने और कुछ रख लिया, जूते चप्पल जोड़ लिए। और जब मेरे यहाँ पानी का संकट हुआ तो मैं पड़ोसी से बोला कि तू अपनी टंकी से एक गिलास पानी निकाल के दे दे। यही हो रहा है यही हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल एग्जैक्टली यही हो रहा है। आप सोचिए कि वेटलैंड्स को कितनी बुरी तरह खत्म किया गया। मुझे लगता है कि भारत में 99% आबादी ये समझती ही नहीं होगी कि वेटलैंड होते क्या है। वेटलैंड धीरे धीरे खत्म कर दिए गए और वाटर रिचार्जिंग ही खत्म हो गई। पानी बरसेगा तो जमीन के अंदर पहुंचेगा कैसे, रिचार्ज कैसे होगा। बिल्कुल वेटलैंड्स वो रिचार्ज जोन थे, वो वार्म होल थे जिनसे पानी डायरेक्ट पृथ्वी के नीचे जाता है, और उनको खत्म कर दिया, बिल्डिंगें बना दी गई। तालाब भी यही काम करते हैं, उनके थ्रू भी पानी नीचे पहुंचता है, उनको भी खत्म कर दिया गया। अब जब पानी खत्म, अब सोचिए आप जिस शहर का नाम ले रहे हैं कोयम्बटूर, वेस्टर्न घाट का शहर है। वेस्टर्न घाट भारत में अगर कहीं बारिश का मजा आप ले सकते हैं, कहीं बारिश होती, कहीं ज्यादा पानी है तो वो वेस्टर्न घाट में।
सबसे खूबसूरत जंगल वेस्टर्न घाट में है, और अगर वेस्टर्न घाट अभी में आप एक शहर पानी के संकट से जूझने वाला है, तो इसका मतलब ये पूरा देश प्यासा होगा। अभी आपको एक चीज और बताऊं, जी। इस बार नॉर्थ ईस्ट में मानसून 3 दिन पहले आ गया, और हाँ। आज की तारीख में अकेले असम में 10 हम्म लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। वहां पे विस्थापन शुरू हो चुका है। हम्म तो हम देश के एक बड़े हिस्से में हम पानी के लिए तरस रहे हैं, और एक बड़े हिस्से में लोग बाढ़ से तरसना शुरू हो चुके हैं। सही कह रहे हैं। और ये अर्ली मॉनसून की एक खबर मैंने boshel.com में पढ़ी, उसमें था कि अगर जो अर्ली मॉनसून आ रहा है और अर्ली पॉलन गिरना शुरू हो रहे हैं, जिसकी वजह से अर्ली एलर्जीज शुरू हो रही हैं, अर्ली एलर्जीज की वजह से ये जो प्रशासन है इस बात के लिए तैयार ही नहीं है कि लोग बीमार पड़ने वाले हैं, और लाखों की संख्या में बीमारी शुरू हो गई। यस, ये क्लाइमेट चेंज का ही प्रभाव। आप चूंकि नॉर्थ ईस्ट पहुंच गए, नॉर्थ ईस्ट की एक खबर है जिसमें ये भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश फिर से जीत गई। तो ये तो लगभग पहले से तय था, मुझे लगता है 10 सीटें तो उनको लड़नी ही नहीं पड़ी, उसमें सिंगल में ही जीत देखिए, गए थे। अरुणाचल प्रदेश में लोकतंत्र को नुकसान बहुत सारे लोगों ने किया। ये आज की घटना नहीं है जी। वहां पर क्या 1999 से एक तरीका शुरू हुआ कि हम सब लोग बैठ के एक साथ ट्राइबल ग्रुप के लोग बैठेंगे, वो तय करेंगे कि कौन ज्यादा योग्य है या कौन किस मुद्दों पे बात करता है, और हम उसको निष्पक्ष चुन लेंगे। इससे हमारे खर्चे नहीं होंगे, चुनाव के खर्चे नहीं होंगे। 1999 में सबसे पहले 4 लोगों को निर्विरोध चुना गया था। उसके बाद में ये गेम अब मनी गेम हो चुका है। जो पैसा फेंकता है वो उतनी सीटों को निष्पक्ष कर लेता है। आप देख लिए कि यही अरुणाचल प्रदेश में ही तो एक चीफ मिनिस्टर जब आत्महत्या करता है और उसके पूरे केस उसके पास मालूम पड़ता है कि उससे कितने पैसे उससे लिए गए थे, चीफ मिनिस्टर कलिको पुल वाला मसला, उसको बुरी तरीके से दबा दिया गया। बिल्कुल दबा यदि दिया उसको आपसे, वो अपने आप में एक महाभारत है वो। जो अरुणाचल प्रदेश शरीफ के राज्य में क्या क्या चल रहा था चुनाव के नाम पर, निष्पक्ष चुनाव के नाम पर, तो जो 10 सीटें जीती गई है बेसिकली वो धन के साथ खरीदी गई है। और अरुणाचल प्रदेश के यदि मतदान को आप जाके देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि वो मतदान एक फॉर्मेलिटी थी। अब ये अधिकांश जगह पैसा चला और फुर्सत हो गया। सोचिए कितना वोलेटाइल स्टेट है ये, इतना वोलेटाइल स्टेट है, चीन के बिल्कुल बगल में, और यहाँ इतनी अराजकता है। तभी तो उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है भाई। वहां पे जो चीन अरुणाचल प्रदेश की सीमा में जो चीन घुस रहा है उसको कौन बात कर रहा है बताइए? कोई कर रहा है क्या बात? कोई बात कर रहा है उसके ऊपर? कोई करना, हम सब झूठ बोल रहे हैं उसके ऊपर। जैसे लद्दाख में हम झूठ बोल रहे हैं, वैसे अरुणाचल प्रदेश पे झूठ बोल रहे हैं। सही बात। और कोई खबर तो जो आप बताना चाहें दर्शकों को? मुझे लगता है कि आज असली खबरों का तो हमको इंतजार करना चाहिए कल तक के लिए। हमको ये देखना चाहिए कि क्या विश्वसनीयता रह गई है चुनाव आयोग की, एग्जिट पोल्स की। क्योंकि इस समय सब कुछ ठहरा हुआ है, बाजार भी, कार्य भी, समाज भी, ये सब कुछ ठहरे हुए हैं। और बस ये है कि हम सब लोगों से ये अनुरोध करेंगे कि अपने आसपास कम से कम जो कोई भी जगह है जहां पर पारंपरिक रूप से पानी इकट्ठा होता रहा उसको बचा के रख लें, वरना आप नहीं बचेंगे। अभी आप 20 रुपए लीटर पानी पी रहे हैं, आने वाले दिनों में 200 रुपए लीटर भी नहीं मिलेगा। और हमारे एक मित्र ने एक्स पर लिखा कि आपको क्या नहीं लगता है कि जानबूझ करके पारंपरिक जल स्रोतों को खत्म किया गया और प्रदूषित किया गया, क्योंकि इससे बड़ा बाजार विकसित हो सके। और ये संभावना और ये डर मुझे पहले से है, शायद ऐसा है। हो सकता है, संभव है। अभी हाल में एक वेब सीरीज मैंने देखी, उसका नाम है फॉल आउट। तो उसमें क्या है कि एक कंपनी है जो पूरे अमेरिका में अंडरग्राउंड घर बनवाती है जो न्यूक्लियर
रेसिस्टेंट होते हैं, और वो कंपनी इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि वो यूएस की इकोनॉमी के लगभग करीब पहुंच जाती है उस अपनी विराटता में। और इसके बाद वो क्या करते हैं, डेलिबरेटली यूएस में एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं। पहले से ही वहां पर लाखों लोगों को बसा दिया जाता है उन टनल्स में, उनसे भारी अमाउंट लिया जाता है, वहां पर आने वाले 200 सालों की व्यवस्था कर दी जाती है, टू नेक्स्ट 200 ईयर्स की व्यवस्था है वहां अंदर टनल्स में, ऑक्सीजन की, खाने की, प्लांटेशन की, ईच एंड एवरीथिंग की, हर चीज की, बच्चे होंगे तो कैसे होंगे, हेल्थ, सब कुछ, और पूरा यूएस तबाह कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि लोग सोच नहीं पा रहे हैं और ये संभव नहीं है, लोग कर सकते हैं। वो नया यूएस बनाने के लिए, नया जीवन बनाने के लिए लाखों लोगों को मार देते हैं और इसके बाद कुछ लोगों को बचा लेते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर किसी ने ये साजिश रची हो वर्षों पहले और तमाम सरकारों ने उसमें सहयोग किया हो और इस सरकार में वो एक्सेलरेट हो गया हो। मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है। यस, ठीक है पंकज जी, आज की बात यही खत्म करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे।